हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। तो भारतीय प्राक इतिहास का जनक हैं आपके आर.बी. फुट, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान में पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतीरपक्कम, ठीक है, अतीरपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो वो है आपकी सोथी संस्कृति। बाकी सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति जो है पाषाण युगीन संस्कृति हैं। आप देख सकते हैं सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति तथा विंध्यन संस्कृति का संबंध जो है पाषाण युगीन संस्कृति से है, जबकि सोती संस्कृति पूर्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल का उदाहरण है। इसीलिए सोती संस्कृति का उत्खनन जो है अमलानंद घोष ने करवाया था। यह ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो पूर्व पाषाणकालीन जो मानव था उसका मुख्य धंधा था आपको पता है बी, शिकार। ठीक है, पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है तो यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्व पाषाण काल मानव का मुख्य धंधा शिकार था, यानी व्यवसाय शिकार था। मानव का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित था। वह कंदराओं एवं गुफाओं में रहता था। उनके निवास मुख्य रूप से नदियों के किनारे हुआ करते थे ताकि पानी उपलब्ध हो सके। और पूर्व पाषाण काल में कृषि नहीं होती थी और कृषि का प्रमाण जो है नव पाषाण काल से मिला है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है जहां युग्म समाधान, ठीक है, तो युगल समाधान मिले हैं आपके ए और बी, कालीबंगा और लोथल दोनों से। यहाँ पे राइट आंसर आप देख सकते हैं ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि लोथल से 3 युगल समाधान जो है समाधियाँ प्राप्त हुई हैं और कालीबंगा से 2 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। लोथल से बंदरगाह, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुए हैं, जबकि कालीबंगा से हवन कुंड और अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें और हल के निशान या फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। तो पुरोहित की जो आकृति प्राप्त हुई है वो हुई है मोहनजोदारो। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदारो से प्राप्त अवशेषों में पुरोहित आकृति की मूर्ति, महाविद्यालय, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे या फिर सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, लगे हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी और अंतिम स्तर पर बिगड़े हुए एवं कुएं से प्राप्त कंकाल एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। अगला हमारा, भारत में प्राचीनतम वर्ताकार मंदिर कहाँ मिला है। तो प्राचीनतम जो वर्ताकार यानी सर्कुलर, ठीक है, तो मंदिर जो मिला है वो मिला है जयपुर के बैरोट से। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में मंदिरों का निर्माण सैंधव काल से मिलता है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सैंधव काल में लकड़ी के मंदिर बनाए जाते थे और मंदिरों का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, मंदिरों का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ था, गुप्त काल में। और आधुनिक मंदिरों के स्वरूप गुप्त काल की ही देन है। और इसी क्रम में जयपुर के बैरोट में बना वर्ताकार मंदिर भारत का प्राचीनतम मंदिर है। अगला है, गोंदीवाड़ा का साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो गोंदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है आपका हड़प्पा संस्कृति के लोथल से। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में लोथल का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से गोदीवाड़ा, फारस की मुहर या सील पक्के रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। यह भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। अगला है, बोगजकुई अभिलेख मिला है। तो बोगजकुई जो अभिलेख मिला है वो तुर्की में मिला है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं और प्राचीन भारत के अभिलेख पाषाण शिलाओं पर प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया यानी तुर्की के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख की बात कर रहा है तो मध्य एशिया के तुर्की
ठीक है, कि बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं और इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं का नाम मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो सतपथ ब्राह्मण का संबंध आपका यजुर्वेद से हो जाएगा, सबसे प्राचीन ब्राह्मण के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्वानों ने वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था और 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और अंत में अथर्ववेद। और वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संहिता के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, यजुर्वेद के कितने हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तैत्रेय और दूसरा सतपथ ब्राह्मण। अगला हमारा, कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कौशिकी जो है आपका ऋग्वेद का है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी हो जाएंगे, यजुर्वेद के तैत्रेय और सतपथ ब्राह्मण हो जाएंगे और सामवेद के पंचविश और षड्विश। ठीक है, सामवेद आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सामवेद का मतलब है किससे है भाई? सामवेद। ठीक है, सामवेद का मतलब संगीत से है और पंचविश और षड्विश का संबंध भी आप ऐसे एनालिसिस लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि संगीत से ही लग रहा है। और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है इससे संबंधित हैं। अगला है हमारा, भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था। तो भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का जो प्रारंभ किया था वो किया था, आपका राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार किया था भारत में हुआ था। अंक, शून्य और दशमलव का प्रयोग जो है गणित में भारत की अद्वितीय देन है और दशमलव का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीयों ने ही किया था। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट को इसकी जानकारी थी और आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण है। तो आर्यभट्ट ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर नहीं दिया गया है। अगला है हमारा, अधोलिखित में से कौन वैदिक आर्यों का प्राचीनतम संस्था थी? तो वैदिक आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी आपकी विदत। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो विदत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी वैदिक काल में आर्यों की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। अगला है हमारा, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख जो मिलता है, ठीक है, वो ऋग्वेद के वो मंडल है आपका 10th। डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है और विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मणों की भुजाओं से, क्षत्रियों की उरु से, उरु भाग से वैश्य की और पैरों से यानी शूद्र की। उरु का मतलब है जंघा। ठीक है, वैश्य की और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपी टीजीटी में 2018 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अथर्ववेद में ही जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लुडविग के अनुसार सभा उच्च सदन थी जिसमें पुरोहित तथा कुलीन भाग लेते थे और समिति क्या थी? निम्न सदन थी जिसमें सामान्य जन के प्रतिनिधि बैठते थे। यानी आप लुडविग के अनुसार सभा यानी उच्च सदन, जैसे आप राज्यसभा की बात कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पुरोहित और कुलीन भाग लेते थे, और समिति जो थी, सभा जो थी, राज्यसभा थी। समिति जो निम्न सदन है वो क्या था? लोकसभा थी। अगला है हमारा, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी? तो श्रावस्ती का संबंध हो गया जाएगा अचिरावती। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्तमान अवध का क्षेत्र, फैजाबाद मंडल। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती अचिरावती यानी राप्ती नदी के किनारे स्थित थी और बुद्ध के समय कौशल राज्य के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और साकेत का दूसरा नाम क्या है? अयोध्या। और वर्तमान में जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला हमारा, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं?
तो बौद्ध ग्रंथों में संघ जीवन के जो नियम होते थे वो है आपका विनय पिटक। उस समय डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, विनय पिटक। आप देख सकते हैं बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आचार विचार एवं नियमों का विमोचन किया गया है। इस प्रकार विनय पिटक बौद्ध धर्म के उपासकों हेतु आचार विधि संहिता है और इन्हें प्रतिमोक्ष की या पातिमोक्ष की संज्ञा भी दी गई है। और इस पिटक में कुल 227 सूत्रों की व्याख्या है जो 5 भागों में विभाजित हैं, यथा महावग्ग, चुल्लवग्ग, पराजिका, पाइती और परिवार। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, अभिधम्म पिटक आपका दार्शनिक व्याख्या से संबंधित है और विनय पिटक आपका डिसिप्लिन से, अनुशासन से संबंधित है। अगला हमारा प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है, वो मिलता है हाथीगुम्फा अभिलेख में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल था। इसका प्राचीनतम अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी की हाथीगुम्फा से प्राप्त हुआ है। इसी हाथीगुम्फा अभिलेख में प्राचीनतम जैन सन्यासी जिनसेन का प्रमाण मिलता है। अगला है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था आपका कुशीनगर के मल्ल में। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे और भोजन किया, जिससे उनको अतिसार हो गया और वहाँ से कुशीनगर पहुँचे, जहाँ 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो बौद्ध काल में गणराज्यों की बात करें तो यहाँ पे 10। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 10 गणराज्य थे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, अलकप्प के बुली और केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिप्पलवन के मौरी और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय सम्मिलित थे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है रामबाण सिद्ध होता है, और आप लोगों को जिसे वीडियो थोड़ा फास्ट लग रही वो स्लो कर सकते हैं और जिसे स्लो लग रही वो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन रहता है ऊपर, आप कम या बाकी से ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप एनालिसिस कीजिए तो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो मगध साम्राज्य का जो पहला शिकार कौन सा राज्य था? तो मगध साम्राज्य का जो पहला शिकार था वो था आपका अंग। ठीक है, अंग प्रदेश। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मगध साम्राज्य की महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो राजा बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। अंग वही राज्य है जो महारथी सूर्यपुत्र कर्ण को जो है अंग का राजा बनाया जाता है। अंग प्रदेश कर्ण को ही दिया जाता है। पहली बार वह हर्यक कुल से संबंधित था और बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में सीता कर लगाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सीता कर जो लगाया गया था वो राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीता कर का संबंध किससे है? तो कृषि भूमि से। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य काल में राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर सीता कर लगाया जाता है और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। इस भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। इसका उल्लेख मैगस्थनीज, स्ट्रैबो और एरियन के वर्णन में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है? वह है आपका शिलालेख सेकंड। ठीक है, दूसरा शिलालेख। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चेर या फिर केरलपुत, चोल, पांड्य, सत्यपुत और ताम्रपर्णी श्रीलंका है। और इसके अतिरिक्त 13वें शिलालेख में कुछ विदेशी राज्यों का भी उल्लेख मिलता है जहां अशोक ने अपने दूत भेजे थे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को अच्छे से एनालिसिस करें। यहाँ पे जो है लगभग 75 क्लासें आपको हिस्ट्री से दी गई हैं और
200 प्लस क्लासें जो है पॉलिटिकल साइंस से हो चुकी हैं। आप इनको अच्छे से रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एक बार रीड कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, आप देखेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर से भी होगा तो आप इनको कर लेंगे, एनालिसिस के माध्यम से वहाँ पे क्वेश्चन राइट कर जाएंगे और एग्ज़ाम करेक्ट करने का ये बहुत रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से अगर इनको एनालिसिस कर पाएंगे तो देखेंगे आप और करेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें संस्कृत भाषा के में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण जो पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था वो होता गिरनार में। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख गिरनार से प्राप्त हुआ जो शक शासक रुद्रदामन के प्रथम का था। और इस अभिलेख में गिरनार के पूर्वपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। जो एक्सप्लेनेशन रीड करता हूं मैं उसको आप ध्यान से सुनिए। इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपके एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ध्यान से सुनेंगे, वीडियो फास्ट हो रही तो स्लो कर लीजिए, ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं यूपी टीजीटी आप क्रैक कर जाएंगे, और क्रैक नहीं और भी अच्छी रैंक के साथ लेके आएंगे। बस क्वेश्चन को समझने की, उसकी प्रकृति को समझिए, ठीक है, और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। क्योंकि यूपी टीजीटी 2018 का एग्जाम आप देख सकते हैं बहुत इजी आया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूनानी विवरणों में अधोलिखित में किसको एंड्रोकोट्स का नाम दिया गया है। और घटना चक्र जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण सिद्ध होती है, और घटना चक्र की सभी क्लासें हम दे चुके हैं और अब बाकी यूथ कंपटीशन भी करा चुके हैं और अन्य क्लासें भी धीरे धीरे करा रहे हैं आपको। तो यूनानी विवरणों में अधोलिखित में किसको एंड्रोकोट्स नाम दिया गया था, वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस या फिर सैंड्रोकोटस नाम का, कोट्स नाम का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखकों में निरियाकस या फिर आनेसिक्टिटस तथा अरिस्टोबुलस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है। तो तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में जो सम्राटों का युग माना जाता है वो माना जाता है चोल वंश। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में चोल वंश के सम्राटों का युग माना जाता है। चोलों के समय साहित्य की जो उन्नति हुई तथा इस काल में काफ़ी व्यापारिक विकास हुआ। चोल राजाओं ने विदेशों में अपने दूतों को भेजा ताकि विदेशों में भी अपने उत्पादों का विक्रय किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिर वैश्यावृत्ति का प्राचीनतम जो प्रमाण है अधोलिखित किस स्थान के गुहालेख में प्राप्त हुआ है। तो मंदिर वैश्यावृत्ति का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो है आपका रामगढ़ अभिलेख में। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बनारस के दक्षिण में विंध्याचल पहाड़ी पर स्थित रामगढ़ की एक गुहा में मंदिर वैश्यावृत्ति का प्राचीनतम लेख मिला है। इसमें लिखा है कि अत्यधिक सुंदर युवक देवदीन नामक चित्रकार सुतनुका नामक देवदासी से प्रेम करता था और महात्मा बुद्ध के काल में वैशाली की जो गणिका आम्रपाली एक पूर्ण दक्ष आदर्श वैश्या थी। कालांतर में बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी। और अभी साथ ही हरियाणा पीजीटी का निकला है और पॉलिटिकल साइंस लगभग 250 पोस्ट हैं और हिस्ट्री में भी लगभग 150 प्लस पोस्ट हैं। तो पॉलिटिकल के लिए पर्याप्त है, पूरी क्लासें दी चुकी हैं हरियाणा पीजीटी के लिए। यूथ कंपटीशन की सभी क्लासें, घटना चक्र की सभी क्लासें आपको पॉलिटिकल साइंस से मिल जाएंगी। बस थोड़ा देखने की ज़रूरत है, बाकी यहाँ ये कर जाएंगे, अच्छे से एनालिसिस कर जाएंगे तो एग्जाम करेक्ट कर जाएंगे। और उसमें भी जो बच्चे एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म फिलअप कीजिए और उसे अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगला है, चीनी यात्री फाहियान भारत आया और शासनकाल में किसके शासनकाल में आया था फाहियान? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक प्रमुख घटना चीनी यात्री फाहियान के भारत आगमन की है। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसके द्वारा छोड़ा गया भ्रमण जो है वृत्तांत चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण करता है। अगला हमारा, अधोलिखित में किसने कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो वो थी आपकी वसुमित्र।
बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसी के समय में कश्मीर के कुंडल वन बिहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था तथा उपाध्यक्ष अध्यघोष थे, अश्वघोष थे। और इसी समय बौद्ध जो है धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? तो कुषाण शासक यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजी 2018 में ये भी पूछा गया था। तो वो थे कोई सुआंग। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास चीनी स्रोतों से प्राप्त होता है। फान ए के ग्रंथ हाउ हान सू से 25 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक यूची जाति का इतिहास ज्ञात होता है। इससे पता चलता है कि यूची कबीला जो है कोई सुआंग यानी कुषाण सबसे शक्तिशाली थे, जिसके सरदार कुजुल कटफिसस ने शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया और कनिष्क का संबंध इसी वंश से था। अगला हमारा अपरो परशुराम किसे माना गया है? तो अपरो परशुराम जो माना गया है वो माना गया है महापद्म नंद को। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को अपरो परशुराम माना गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है और मगध के शासन पर बैठने वाले राजाओं में महापद्म नंद सर्वाधिक शक्तिशाली था। उसे दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है। अगला है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यक्तियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो थी आपकी नगरम। मोस्ट इंपोर्टेंट डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चोलकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी प्रशासनिक इकाई से। और चोलकालीन प्रशासनिक इकाई नगरम जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्राय व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु किया जाता था और नगरम की जो प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। और व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? चोल काल में चोल प्रशासन की इकाई को आप देख सकते हैं। चोल प्रशासन को कि किस श्रेणी में रखा गया, केंद्र में कौन था और सबसे नीचे की समिति कौन सी थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सी टेट में भी क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? तो हर्ष का दरबारी कवि जो नहीं था वो है आपका भवभूति। बाकी बाण, मयूर और दिवाकर संबंधित हैं। आप देख सकते हैं भवभूति ने मालती माधव की रचना की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। और जिनका संबंध हर्ष के राज्य से नहीं था बल्कि बाणभट्ट, मयूर और दिवाकर का संबंध हर्ष के दरबार से था। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी और मयूर ने प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य शतक की रचना की थी। इसके अतिरिक्त बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना की है। अगला क्वेश्चन हमारा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो वह है अपराजित। यानी पल्लव वंश की स्थापना सिंहविष्णु ने 565 ईस्वी में किया था और नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन जैसे राजा इस वंश में हुए। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था और दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का जो प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य में ही हुआ था। अगला है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय की बात करें तो कांची का राजा था आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली शासक था। उसके समकालीन दक्षिण भारत में 12 राजाओं के नाम मिलते हैं जिसमें कांची का नाम विष्णुगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति में 19वीं तथा 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ यानी दक्षिण पथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे? तो पहला गुप्त शासक जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे वो थे आपका चंद्रगुप्त प्रथम। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने उपाधि की थी, किसकी प्राप्त की थी? महाराजा धीराज की। उसने सोने के सिक्के जारी किए थे। इन्हीं सिक्कों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब देख सकते हैं आप लोग इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप हो गया कि प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी उपाधि थी? क्वेश्चन पूछा गया है महाराजा धीराज की, और इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन में इस तरीके से घुमा से दिखता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कोई किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो आप सबको ऑप्शन लिच्छवी और अन्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अन्य भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, तो आप ऑप्शन में मिल सकता है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी। तो गुप्तोत्तर काल में जो सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी वो थी आपकी कितना? 24%।
गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की जो वार्षिक दर है 24% थी। देखा जाए तो हर्ष के बाद जो ब्याज की दर थी उसमें 24% की ब्याज दर कम थी, क्योंकि राजपूत काल में ब्याज दर बहुत अधिक थी। अगला है, किस राजवंश के शासकों के लेखों में तुरुष्क दंड शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो तुरुष्क दंड शब्दावली का जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है गहड़वाल राजवंश। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था। इस वंश का शक्तिशाली शासक जयचंद्र था, जिसकी पराजय चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुई, जब मोहम्मद गौरी ने इसको पराजित किया था। और गहड़वाल शासकों के लेखों में तुरुष्क दंड शब्दावली का उल्लेख हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन में 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण हुआ था? तो भाई नरसिंहवर्मन के द्वारा। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मामल्ल शैली का विकास जो है नरसिंहवर्मन प्रथम यानी मामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत मंडप तथा एकाश्म रथ शैली मंदिर बने और रथ शैली के मंदिर मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। यहीं सप्तरथ मंदिर भी हैं और इन मंदिरों का निर्माण कठोर चट्टानों को काटकर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? ठीक है, तो नहीं किया पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण था भाई, इल्तुतमिश का भी था और फिरोज तुगलक ने उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली का शासक था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। इस मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के समय पूर्ण हुआ और यह प्रारंभ में 4 तलों का बना था। और फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिरने से ऊपर का तल्ला क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 तल्ले बनवाए। वर्तमान में इसमें कुल 5 मंजिलें बने हैं, इसका उपयोग सामान्यतः अजान देने के लिए होता था। अगला है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो बलबन का जन्म जो है तुर्कों का संप्रदाय था, इल्बेरी तुर्क। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहाउद्दीन बलबन के बारे में स्पष्ट कुछ पता नहीं है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार बलबन इल्तुतमिश की भांति जो है इल्बेरी तुर्क था। यह गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1265 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना तथा लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो खुद को खलीफा मानने वाला, मैं ही ईश्वर हूँ कहने वाला मुबारक शाह खिलजी था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अप्रैल 1316 ईस्वी को मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। उसी दिन दिल्ली में 17 से 18 हज़ार कैदी जेलों से छोड़े गए और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कठोर शासन को समाप्त कर दिया गया। वह असंयमित व्यक्ति था। उसने खलीफा की जो प्रभुसत्ता को मानने से इनकार कर दिया था और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला है हमारा, अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तदारी व्यवस्था का आरंभ किया था? तो इक्तदारी जो व्यवस्था आरंभ की थी वो की थी मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी इक्ता जो है अरबी भाषा का शब्द है। प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर्गत भूमि विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम इक्तदारी व्यवस्था का आरंभ जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के समय हुआ था, लेकिन गौरी कभी भारत में रहकर शासन नहीं किया, बल्कि अपने सिपह सालारों द्वारा शासन किया था और इसीलिए इल्तुतमिश को ही इक्तदारी व्यवस्था का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला है, फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो फिरोज शाह ने जौनपुर की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी 1359 में। ठीक है, यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो सन भी पूछा गया है। यानी फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद जोना खां की स्मृति में 1359 ईस्वी में जौनपुर की स्थापना की और बाद में जौनपुर सरकी वंश की राजधानी बना और इब्राहिम शाह सरकी 1401 से 1440 ईस्वी तक जौनपुर पर शासन किया और इसके समय जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वो निम्न कृषक मजदूर के बदले में। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और इस राज्य में कानून व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था उत्तम थी। फिर भी युद्ध के समय लोगों को पकड़ा जाता था, उन्हें बंदी बनाकर खेतों में काम कराया जाता था और इसके अतिरिक्त खेतों में लगे कृषक मजदूरों को कुडी कहा जाता था।
अगला है सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था। तो सल्तनत काल में जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे काजी उल कुजात कहते थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काजी उल कुजात, यानी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। प्राय काजी उल कुजात और सद्र उस सुदूर का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। यानी सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था। इस्लाम धर्म के कानूनों का प्रजा में प्रसार करना इसका मुख्य कार्य था। अगला है सल्तनत काल में दीवान वकूफ़ विभाग संबंधित था। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो दीवान वकूफ़ का संबंध व्यय कागजात की देखभाल करने से है। ठीक है, ये ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ़ विभाग की स्थापना की थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवान वकूफ़ बिजारत विभाग की एक शाखा थी जिसका मुख्य कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना था। और बाजार व्यवस्था से संबंधित अधिकारी सहना ए मंडी और शाही कारखानों का अधिकारी मुतसर्रिफ था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था। तो सुल्तान की शक्ति का जो मुख्य आधार था वो था सेना। सॉरी, तो सेना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का जो मुख्य आधार था वो सेना थी। सेना के द्वारा ही राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की जाती थी। और सुल्तान बलबन ने सल्तनत काल में प्रथम बार सैन्य विभाग को स्थापित किया था। किसने? बलबन ने सैन्य विभाग को। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का गठन किया था। वो सबसे पहले स्थायी सेना का गठन जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला है हमारा निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था। तो मजलिस ए खलवत का भाग जो नहीं था वो है आपका अमीर कोही, क्योंकि अमीर ए कोही कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, MBT से। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बार ए खास, दीवान इंसा और दीवान बंदगान दास विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत के भाग थे, जबकि दीवान अमीर कोही जो है की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इस विभाग का मुख्य कार्य जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था। और इस विभाग के ऊपर विजारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। अगला है जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था। तो जौनपुर का जो शाही किला था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने बसाया था। और जौनपुर राज्य का संस्थापक सरदार मलिक उस सर्क था। और इब्राहिम शाह के समय जौनपुर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया था तथा जौनपुर के शाही किले का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 50वां क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो निम्न में से किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनमें प्राप्त सामग्री को उपयोग किया गया है। तो वो है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सुल्तान था। उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अजमेर पर आक्रमण किया और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। और कहा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले सरस्वती देवी का एक मंदिर था जिसे गिराकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया गया। और इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक के दृश्य अंकित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिकेली नाटक के दृश्य किस पे अंकित हैं। ठीक है, और इस नाटक की रचना बिग्रहराज चतुर्थ ने की थी। तो राइटर कौन हो जाएंगे? बिग्रहराज चतुर्थ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपके कंप्लीट हो गए। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।